नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के YouTube लाइव सेशन में। और मैं दिग्विजय सिंह। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अक्षिदत्ता सिंह है। हम दोनों आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1 2 3 4 का मैजिक। तो दोस्तों, शुरुआत करूँगा एक छोटी सी स्टोरी से। एक पेड़ होता है, पेड़ को हम लोग काटते हैं कुल्हाड़ी से। अब कुल्हाड़ी हम लोग 100 बार मारेंगे, 200 बार मारेंगे, तब जाके वो पेड़ कटेगा। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों? वो पहली बारी से शुरुआत होती है। जब पहली बारी हम कुल्हाड़ी मारते पेड़ पे, पेड़ 100 बार मारने से, 200 बार मारने से नहीं कटता है। पेड़ तब कटता है जब हम पहली बार कुल्हाड़ी मारते हैं उस पर। तो दोस्तों, शुरुआत होती है हमसे, पहली बारी से। जब हम लोग शुरुआत करेंगे तब स्टार्ट होगा सब चीज़। तो इसलिए हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। तो हमारा 1 2 3 4 में पहला स्टेप जो है वो है 1। तो 1 से शुरुआत होगी। 1 मतलब कि मैं खुद, यू। तो हमें यू को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, कमिटमेंट लेनी पड़ेगी। क्या करते हैं हम लोग इस बिज़नेस में आके? कमिटमेंट नहीं लेते हैं। आते हैं बिज़नेस में, घुस गए, ज्वाइनिंग कर ली, परचेजिंग कर ली और मीटिंग कराना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही आप लोग फील्ड में निकले, आपको नेगेटिविटी मिलनी स्टार्ट हो गई। अब नेगेटिविटी मिलनी स्टार्ट हो गई, आपने मीटिंग करवाई, परचेजिंग करी, ज्वाइनिंग करी। अब जैसे ही आपने परचेजिंग करी और नेगेटिविटी मिली आपको, आपने 3 स्टेप बैक ले लिया, 3 स्टेप पीछे ले लिया आपने। अब क्या है? आपने बिज़नेस करना बंद कर दिया। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको खुद को कमिटमेंट लेनी पड़ेगी, खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जब तक खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तब तक बिज़नेस नहीं चलेगा, तब तक लाइफ में चेंजेस नहीं आएंगे, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो इसलिए कमिटमेंट लेना ज़रूरी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? मैक्सिमम अपने अंदर पॉजिटिविटी बढ़ानी पड़ेगी। जितनी आप पॉजिटिविटी बढ़ाओगे उतनी ही आपको जो नेगेटिविटी मिल रही है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होगे वो कैसे करना पड़ेगा? तो दोस्तों, इसके लिए जो हम दोनों का एक्सपीरियंस है वो मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग ना वीडियोस देखते हैं, पॉजिटिव वीडियोस देखते हैं, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बुक्स पढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है? पॉजिटिव लोगों के बीच में रहते हैं। जितने भी नेगेटिव लोग हैं हम उनसे दूर ही रखते हैं, अपनी अपनी लाइफ से दूर ही रखते हैं उन लोगों को। जितने भी पॉजिटिव लोग हैं उनके पास बैठते हैं, हमारी अपलाइन है, उनसे बात करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं। तो क्या होता है? हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ने लगती है और जो नेगेटिविटी होती है वो रिड्यूस होने लगती है। अब इससे क्या होगा? हमारी कमिटमेंट स्ट्रांग होगी, यू स्ट्रांग होगा, आई स्ट्रांग होगा। तो दोस्तों, इसलिए आई होना स्ट्रांग ज़रूरी है। एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा। एक बार की बात, किस्सा है, एक बार की बात है। मैं और मेरा फ्रेंड था, हम दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे और गाड़ी में ऐसी डिस्कशन चल रहा था गुस्से के ऊपर, एंगर मैनेजमेंट के ऊपर। तो हम दोनों बात कर रहे थे तो एंगर मैनेजमेंट के ऊपर। तो वो ना थोड़ी सी सोच में पड़ गया। तो सोच में पड़ गया, जैसे मैं बात कर रहा था उसके बारे में, एंगर मैनेजमेंट के बारे में। तो मैंने उससे पूछा, तू क्या सोच रहा है? तो वो कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि यार गलती कर दी, आज मेरे को अपनी बीवी को भी लेके आना चाहिए था। तो मैंने कहा, भाई बीवी को क्यों? कहता है, यार अब क्या बताऊँ तेरे को, सारी चीज़ें, सारा गुस्सा उसी में ही है। अगर आज उसको भी लेके आता ना तो वो भी ठीक हो जाती, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। वो ये सोच रहा था कि सारी प्रॉब्लम्स उसमें हैं, वो ठीक हो जाएगी तो सारे चेंजेस होने स्टार्ट हो जाएंगे। नहीं दोस्तों, ये गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है दोस्तों? कि आपने क्या देखा, आपकी बीवी में चेंजेस लाने चाहिए। आपको बीवी के अंदर चेंजेस आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा। लेकिन नहीं, चेंजेस कहाँ लाने हैं दोस्तों? अपने अंदर लाने हैं। प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है, अंदर है। जब अंदर सब ठीक हो जाएगा, सब चेंजेस आ जाएंगे ना, तो दुनिया अपने आप चेंज हो जाएगी दोस्तों। आपकी जो सिचुएशन है आसपास की, सब ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपके आसपास के लोग बदलने चालू हो जाएंगे। जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपके पास आनी स्टार्ट हो जाएंगी। वो कैसे होंगी? जब अंदर ठीक कर लोगे। दुनिया में हमें चेंजेस नहीं करने दोस्तों, खुद में चेंजेस करने हैं। जब खुद में चेंजेस आएंगे तो देखना दुनिया अपने आप चेंज होने लग जाएगी। शुरुआत होती है हमसे, हम इनिशिएटिव लेंगे तो सब चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। क्या करते हैं हम लोगों का माइंडसेट होता है कि भाई वो तो ज्वाइन नहीं होगा, वो ज्वाइन नहीं होगा। अब सपोज़ मैं दिल्ली में रह रहा हूँ फॉर एग्जांपल। अब दिल्ली में रह रहा हूँ तो वो मैंने सोच लिया कि भाई दिल्ली में ये भी ज्वाइन नहीं हो रहा, 4-5 मीटिंग करी, वो भी ज्वाइन नहीं हो रहा, वो भी ज्वाइन नहीं हो रहा। अब हम क्या करते हैं? घर में बैठ जाते हैं। हमने सोच लिया भाई दिल्ली में कोई ज्वाइन नहीं होगा। आपको माइंडसेट ऐसा करना है कि भाई दिल्ली में कोई ज्वाइन होए ना होए, पूरी दिल्ली में एक बंदा ज्वाइन ना हो, लेकिन मैं ज्वाइन तो करवाऊंगा, मैं बिज़नेस तो करूंगा। दिल्ली को छोड़ूंगा, फरीदाबाद जाऊंगा, नोएडा जाऊंगा, मेरठ जाऊंगा, गाज़ियाबाद जाऊंगा और ऑल ओवर इंडिया जाऊंगा। कहीं ना कहीं से अपना बिज़नेस तो बढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, कहते हैं कि बंजर ज़मीन पे भी जो मार्केटिंग वाला बंदा होता है ना, वो बंजर ज़मीन पे भी खेती कर देता है। तो इसलिए आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि भाई कहीं हो ना हो, चाहे आपको भगवान भी आके बोल दे ना कि तू गलत कर रहा है,
कोई ज्वाइन नहीं होगा तेरे साथ। उस टाइम भी आपका माइंड सेट ऐसा होना चाहिए, जो ज़िद्दी वाला माइंड सेट होना चाहिए। कहना चाहिए कि भगवान कोई बात नहीं, मैं तो इस बिज़नेस को करूँगा, मैं तो ज्वाइन करवा के ही दिखाऊँगा। तो दोस्तों अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, पॉजिटिविटी बढ़ानी पड़ेगी, नेगेटिविटी घटानी पड़ेगी, बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। शुरुआत हमसे होगी, कमिटमेंट लेनी पड़ेगी। और बताऊंगा, एक एग्जांपल और देना चाहूँगा। कहते हैं ना कि किसी से पूछो कि देश किसका है, लोग बोलेंगे देश हमारा है। अब उनसे पूछो कि बीवी किसकी है, बीवी बोलेंगे बीवी मेरी है। तो दोस्तों किसी से पूछो कि कंपनी किसकी है, कंपनी हमारी है। बिजनेस किसका है, बिजनेस हमारा है। अपलाइन का है, मेरा है, टीम का है, हम सब का है। और चेक किसका है, चेक मेरा है। कभी नहीं दोस्तों, ऐसे कभी बिजनेस नहीं बढ़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, देश को अपना समझना पड़ेगा, देश को भी अपना समझना पड़ेगा। ऐसे ही जो आपकी कंपनी है, आपका बिजनेस है, उसको अपना समझना पड़ेगा कि ये कंपनी मेरी है, हमारी नहीं है, कंपनी मेरी है, ये बिज़नेस मेरा है। जब आप इसको समझोगे अपना खुद का, जब इसको अपने अंदर उतार लोगे, तो आपका अपने आप ही यू स्ट्रांग हो जाएगा, आप खुद स्ट्रांग हो जाओगे जब ये चीज़ अंदर आ जाएगी। जब आप चेक तो समझ ही रहे हो मेरा कि भाई चेक मेरा है, लेकिन आपको बिज़नेस भी मेरा समझना पड़ेगा, कंपनी भी मेरी समझनी पड़ेगी। तब आपका बिज़नेस ऑटोमेटिकली भागना स्टार्ट हो जाएगा। ये नहीं है कि भाई अपलाइन कम काम करेगी, मैं अपलाइन को फ़ोन मारूंगा, अपलाइन आके डेमो दिखाएगी, अपलाइन आके प्लान दिखाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको खुद स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने लास्ट यूट्यूब सेशन में ही बोला था, अपलाइन की आंखों से देख के चलना पड़ेगा। खुद के पैर होंगे, आंखें अपलाइन की होंगी, लेकिन करना खुद को पड़ेगा। गुरु का काम होता है रास्ता दिखाना, अकेले चलना पड़ेगा। कभी भी कहते हैं ना कि पापा अगर आपके पीछे साइकिल पकड़ के चलते रहे ना, तो कभी साइकिल नहीं सीख पाओगे, पापा को एक दिन छोड़नी पड़ती है। तो इसलिए दोस्तों इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट बंदा ही सक्सेसफुल होता है लाइफ में। तो इसलिए यू स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो इसलिए जो हमारा यू है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, माइंड सेट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है वो है 2। 1 2 3 4 में जो नेक्स्ट स्टेप है वो है 2। 2 का मतलब है दोस्तों, मिनिमम हमें डेली की 2 प्लान दिखाने पड़ेंगे। मिनिमम बता रहा हूँ, कोई पार्ट टाइम है, कोई फुल टाइम बिजनेस कर रहा है, तो मिनिमम आपको 2 प्लान दिखाने पड़ेंगे। और महीने की 2 ज्वाइनिंग लानी पड़ेगी। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, आप कह रहे होगे कि 2 प्लान तो बहुत कम होंगे अगर हम फुल टाइम भी है, तो मिनिमम 2 प्लान कर लोगे तो सोचो दोस्तों महीने के कितने प्लान हो जाएंगे। 30 दिन होते हैं, 60 प्लान हो गए महीने के। और अगर 5 दिन आप छुट्टी भी ले लेते हो महीने में, तो कितने प्लान हो गए, 50 प्लान हो गए। क्या आप महीने में 50 या 60 प्लान दिखा रहे हो? पार्ट टाइम वाला बंदा भी 2 प्लान आराम से दिखा लेगा। तो इसलिए मिनिमम 2 प्लान तो दिखाना है। क्या आप 60 प्लान दिखा रहे हो, क्या आप 50 प्लान दिखा रहे हो महीने में? और अगर साल के देखे जाएँ, साल के 720 प्लान हो जाएंगे अगर 60 के हिसाब से करोगे। क्या आप साल में 720 प्लान दिखा रहे हो? तो इसलिए 2 प्लान मिनिमम दिखाने ज़रूरी है। बिजनेस तभी बढ़ेगा जब आप 2 प्लान दिखाओगे, आई को स्ट्रॉन्ग करोगे, 2 प्लान डेली दिखाओगे और 2 ज्वाइनिंग महीने में लेके आओगे। 2 ज्वाइनिंग महीने में लेके आओ और उन 2 ज्वाइनिंग को भी बोलो, उनको एक ओथ दिलवा दो कि 2 ज्वाइनिंग आपको भी महीने की लेके आनी है और 2 प्लान डेली के दिखाने हैं। अगर ऐसे करते रहे तो बिज़नेस देखना आपका अपने आप ही रॉकेट की तरह हवा में भागेगा। तो इसलिए दोस्तों 2 प्लान डेली के दिखाने हैं और 2 ज्वाइनिंग महीने की लेके आनी है। और जो आपकी टीम में लोग नए ज्वाइन हो रहे हैं उनको भी वो दिलवानी है कि 2 प्लान वो भी दिखाएं डेली के और 2 ज्वाइनिंग महीने की वो भी लेके आएँ। और लास्ट में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो 2 प्लान वाली बात हुई है, आप फुल टाइमर हैं तो 7 दिखाओ, 8 दिखाओ, 9 दिखाओ, कितने भी प्लान दिखा सकते हो। और अगर पार्ट टाइमर हैं तो आप मिनिमम 2 तो दिखाओ, 3 4 जो आपकी मर्ज़ी है उतने दिखा सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों। बाकी 3rd और 4th स्टेप जो हैं हमारे साथ बहुत अच्छे लीडर हैं अक्षय जी, वो आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू दिग्विजय जी, बहुत अच्छे से दिग्विजय जी ने आपको 1 और 2 के बारे में बताया दोस्तों। अब मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी 3। ये 3 क्या है? 3 होते हैं हमारे 3 कार्डिनल रूल्स इस बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए। इन रूल्स को अगर हम फॉलो करेंगे, ये बहुत छोटे छोटे से रूल्स हैं लेकिन ये हमारे बिज़नेस में बहुत बड़ा बड़ा इम्पैक्ट लेकर आते हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे तो हमारे बिज़नेस में बहुत अच्छी ग्रोथ आ सकती है। तो जो 3 कार्डिनल रूल्स है उसके अंदर सबसे पहला रूल जो है वो है, डोंट डू एनीथिंग न्यू विदाउट कंसल्टिंग योर एक्टिव अपलाइन।
यानी कि अगर आपको कोई भी नया काम करने का मन कर रहा है बिजनेस के अंदर, जिससे आपको लग रहा है कि बिजनेस बढ़ सकता है, तो उसे करने से पहले आपको अपनी एक्टिव अपलाइन से कंसल्ट ज़रूर करना है, उनको ज़रूर इन्फॉर्म करना है उस चीज़ के बारे में, उनसे सलाह लेनी है और उनसे बात करनी है कि ऐसे ऐसे मैं नया कुछ स्टेप करने जा रहा हूँ, मेरे को स्टॉल लगाने का मन है, या मेरे को किट्टी पार्टी में एक मीटिंग करने का वो है, या कुछ भी है आपके मन में कुछ भी नया करने का, तो आपको अपने अपलाइन से कंसल्ट ज़रूर करना है। क्योंकि हो सकता है कि जो आपका आइडिया है वो अच्छा हो, लेकिन उसे और अच्छा आपकी अपलाइन बना दे, या फिर जो आप करने जा रहे हो, जो आपने सोच रखी किट्टी पार्टी में मीटिंग करने की, और आपकी अपलाइन जानती है कि किट्टी पार्टी में मीटिंग करने से कुछ ज़्यादा खास रिजल्ट नहीं आते हैं, क्योंकि वहाँ सब लोग पार्टी मूड में होते हैं, तो वो आपको मना कर देगी। तो हमें अपने अपलाइन की बात माननी भी है। ये नहीं है कि हमने कंसल्ट किया, अपलाइन ने मना किया कि भाई वहाँ तो रिजल्ट नहीं मिलते, फिर भी हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं अपलाइन आप भी चलो और हम भी किट्टी में मीटिंग करके आएंगे। कभी भी ऐसा नहीं करना। आपको स्टॉल लगाने का मन है, तो जब आप अपलाइन से शेयर करोगे तो वो आपको 4 अच्छी और चीज़ें बता देंगे जिससे आपको स्टॉल लगाने में बेनिफिट होगा, या XYZ जो भी आपका मन करता है, तो आपको हमेशा अपलाइन से कंसल्ट करना है। ठीक है। उसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो है डोंट शेयर एनीथिंग नेगेटिव विद योर डाउनलाइन, और डाउनलाइन के साथ या फिर क्रॉस लाइन के साथ आपको कुछ भी नेगेटिव शेयरिंग नहीं करनी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो अपने बिजनेस में बहुत सी चीज़ों को लेकर परेशान होते हैं, और वो क्या करते हैं, जो उनकी डाउनलाइन है वो हो सकता है उनकी फ्रेंड हो, और फ्रेंड से वो अपनी हर बात शेयर करते हैं, पर्सनल बातें भी शेयर करते हैं, बिजनेस की बातें भी शेयर करते हैं। तो वो कोई नेगेटिव चीज़ है बिजनेस से रिलेटेड जो उन्हें नेगेटिव लग रही है, वो अपनी अपलाइन से जाकर शेयर ना कर कर वो क्या गलती कर देते हैं कि अपनी डाउनलाइन को बता देते हैं, ये तो मेरी अच्छी दोस्त है, इसको तो मैं बता सकती हूँ। लेकिन दोस्तों, ये लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी अगर आप अपनी बिजनेस से रिलेटेड नेगेटिव चीज़ों को अपनी डाउनलाइन के साथ, जो आपने जिसको ज्वाइन कराया उसके साथ शेयर कर लोगे तो। क्यों? क्योंकि उनको ये चीज़ लगेगी कि भाई इसने ही तो मेरे को बिजनेस के बारे में बताया था, इसने ही तो मेरे को ज्वाइन कराया था, अब यही मुझसे आकर नेगेटिव बोल रही है। तो आपको क्या करना है कि कोई भी नेगेटिव चीज़ है उसको आपको अपनी डाउनलाइन तक नहीं पहुंचाना। आपको अगर कोई चीज़ से लेकर परेशानी है, तो क्या उसका सॉल्यूशन आपकी डाउनलाइन आपको दे सकती है? नहीं दे सकती। उसका सॉल्यूशन कौन देगा? आपकी अपलाइन देगी। तो हमेशा कोई भी नेगेटिव चीज़ है उसको कहाँ देना है? ऊपर देना है। आप लोगों ने आग देखी है? आग में जो धुआं निकलता है तो वो कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ। लेकिन जो बारिश होती है, बरसात होती है, वो कहाँ होती है? नीचे। तो अगर कोई अच्छी चीज़ है आपने किसी को जॉइंटीज की टैबलेट दी थी, आपने किसी को कोई सप्लीमेंट दिया था, जिससे उस सप्लीमेंट से जिससे उन्हें बहुत अच्छा इफेक्ट आया, उनको बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आया, तो बताओ ना, करो ना बारिश, डाउनलाइन को बताओ। लेकिन अगर कोई नेगेटिव चीज़ है, अगर प्री वॉश से आपके कपड़ों में दाग नहीं निकला, तो आपने जाके डाउनलाइन को बता दिया। हालांकि हमारी कंपनी बताती है साफ साफ कि 3 तरीके के दाग हमारा वो वाली प्रोडक्ट नहीं निकाल सकता, लेकिन तब भी हमने क्या किया, हमने उस चीज़ को तो ट्रेनिंग ली नहीं, हमने उस चीज़ को समझा नहीं, लेकिन हमें एक चीज़ नेगेटिव लगी, हमने गलत तरीके से उसको यूज़ करा और हमने जाके डाउनलाइन से बोल दिया। किसको बताना है? अपलाइन को। अपलाइन सॉल्यूशन बताएगा कि भाई इन चीज़ों में तो ये यूज़ ही नहीं करना। तो आपको क्या करना है? धुआं ऊपर और बारिश नीचे करनी है। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है। और हम बहुत से बार क्या करते हैं, अपनी डाउनलाइन से भी बात नहीं करते। बहुत होशियार होते हैं हम लोग, हमें समझ होती है कि यार डाउनलाइन को बता दिया तो बिजनेस तो कम आने शुरू हो जाएगा, डाउनलाइन को नहीं बताते। अपलाइन से भी शेयर नहीं करते। अपलाइन की कोई बात करनी है या फिर कोई बिजनेस से रिलेटेड नेगेटिव बात करनी है, मैं ना क्रॉस लाइन को बताता हूँ। इससे हम पता है क्या करते हैं, अल्टीमेटली हम अपने बिजनेस को खराब कर रहे होते हैं। हम सोचते हैं यार हम क्रॉस लाइन से अगर अपना दुखड़ा बांट भी लेंगे, अगर हम उसको ये चीज़ बता भी देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई देख थोड़ी ना रहा है, वो किसी को बताएगा थोड़ी। दोस्तों एक बात बताऊँ, चाहे वो ना देख रहा हो, चाहे आपकी अपलाइन ना देख रही हो, ऊपर वाला देख रहा है। आज अगर आप अपनी क्रॉस लाइन के साथ नेगेटिव चीज़ों को शेयर करोगे, कंपनी को लेके, अपलाइन को लेकर, या किसी भी बात को लेके नेगेटिव शेयरिंग करोगे, तो कल को जो आपकी टीम में आपने 4 लेग चालू करी है ना, उसमें से 2 लेग्स जो आपस में है ना, वो भी क्रॉस लाइनिंग करेंगी, वो भी आपस में नेगेटिव बात करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि आपने भी वही चीज़ करी छुप छुपा के, और आपकी डाउनलाइन भी यही बात सोच रही है कि छुप छुपा के हम भी कर लेते हैं। तो जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। नेगेटिव शेयरिंग करोगे तो आपकी टीम में भी लोग नेगेटिव शेयरिंग करेंगे, और उससे अल्टीमेटली आपका जो बिजनेस है वो डिस्ट्रॉय होगा और कुछ नहीं होगा। तो आपको कभी भी अपनी डाउनलाइन के साथ या फिर अपनी
क्रॉस लाइन के साथ कभी भी आपको नेगेटिव चीज को शेयर नहीं करना। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक और जो आती है उसको बोलते हैं नेवर एवर प्ले विद हनी, मनी एंड ईगो। हनी का मतलब क्या हुआ कि आपके बिजनेस में, हमारे बिजनेस में बहुत से लेडीज भी आएंगी और बहुत से जेंट्स भी आएंगे। तो आपको क्या करना है, उनके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बना के रखना है। एक भाई बहन की तरह आपको, हर लेडी को एक बहन की तरह और हर जेंट्स को एक भाई की तरह हमें देखना है और उस तरीके से हमें बिजनेस को बढ़ाना है। मेरे पापा ने ना मेरे को एक बात समझाई थी बहुत छोटे होते कि बेटा, इफ मनी इज लॉस्ट nothing is lost, if health is lost something is lost, if character is lost nothing is left। तो करेक्टर को हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करके, अगर आपका करेक्टर आपके हाथ से चला गया तो कुछ नहीं बचेगा, कोई आपके साथ जुड़ना नहीं चाहेगा, सब कहेंगे यार इस बंदी के साथ तो हमें नहीं जाना, ये तो सही नहीं है, या इस जेंट्स के साथ तो हमें मीटिंग में नहीं जाना। वो जब आपके साथ कंफर्टेबल हो, आपके साथ अपना एक अच्छा, मतलब अच्छा एक भाई बहन वाला बॉन्ड जब वो देखेंगे या फिर एक बहुत हेल्दी एक चीज़ को देखेंगे, तभी वो आपके साथ आगे बिजनेस को बिल्ड करेंगे। वरना कोई भी ऐसे बंदे के साथ जुड़ना नहीं चाहता जो कि लूज होता है कैरेक्टर वाइज। तो आपको इस चीज़ का बहुत खास ख्याल रखना है और हर किसी को बहन भाई की नज़र से देखना है। और मैं तो बिजनेस में क्या करती हूँ, सबको बहन बना लेती हूँ और बहन 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 करके मैंने तो बहुत काम किया है। तो आप भी सबको बहन बना लो, बहन बहन करके हम बहुत अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं। दिग्विजय जी भी सबसे बात करते हैं बहन बहन करके, बहुत प्यार से। तो हर कोई चाहता है कि ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना। तो आपको भी क्या करना है, जितने भी अच्छे लीडर्स को आप देखोगे उनका जो ये हनी वाला जो मैंने आपको बताया ये बहुत स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से हर कोई उनके साथ जुड़ना चाहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हनी का ध्यान हमेशा रखना है। दूसरा आता है मनी। बहुत सी बार हम अपने अपलाइन से उधारी में कोई कैटलॉग ले लेते हैं, बहुत सी बार हम उनसे कोई प्रोडक्ट उधार में ले लेते हैं और जब बोलते हैं हम कि हम ना अभी आपसे ये 4000 का प्रोडक्ट लेकर जा रहे हैं, मैं आपको ना अगले महीने लौटा दूंगी, अभी मेरे को किसी को डाउनलाइन को देना है, अगले महीने की 10 तारीख को तक मैं आपको सामान दे दूंगी। और 10 तारीख को क्या होता है कि अपलाइन आपके पीछे कॉल करता करता पागल हो रहा होता है, 10 तारीख आ जाती है और आप फ़ोन नहीं उठाते। तो आपने क्या किया, आपने अपने अपलाइन को एक तरीके से धोखा दिया। अगली बार आपको लगता है कि आपका अपलाइन आपको 4 रुपये का भी प्रोडक्ट देगा जो आपको 4000 का प्रोडक्ट दिया था? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने मनी वाला जो रिलेशन था उसको खराब कर दिया। तो आपको क्या करना है, बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है हिसाब किताब के मामले में। आपकी कोई डाउनलाइन है तो उसके साथ, अगर आपने कभी कभी ऐसा होता है ना अपलाइन भी कोई चीज़ उधारी में ले लेती है, तो उसके साथ भी आपको बहुत क्लियरली हिसाब किताब में रहना है। अगर आप डाउनलाइन का पैसा मारोगे या डाउनलाइन के साथ कोई प्रोडक्ट लिया है वो वापस नहीं करोगे टाइम से, तो डाउनलाइन भी फिर एक दिन को बोलेगी नहीं जी अपलाइन जी थैंक यू सो मच, हम अपलाइन है तो ये मतलब नहीं है ना कि हम डाउनलाइन से भी फालतू में उसका प्रोडक्ट लेके उसको वापस ना करें। तो प्रोडक्ट, कैटलॉग और डाउनलाइन ने सोचती है यार मेरी अपलाइन तो कमा रही है 2 लाख रुपये महीने के, वो तो कमा रही है 50,000 20,000 रुपये महीने के, मैं क्यों दूँ उसको? 80 रुपये की तो कैटलॉग आती है, 60 रुपये की तो कैटलॉग आती है, एक 60 रुपये की कैटलॉग दे भी दी तो क्या हुआ? अगर 60 रुपये की कैटलॉग 100 लोग आपकी अपलाइन से मांगने लगे ना दोस्तों, तो आप सोचो कि कितना लंबा चौड़ा खर्चा आपकी अपलाइन का हो जाएगा। और अगर आज आप अपनी अपलाइन को पैसा नहीं दोगे ना, तो कल को आपकी डाउनलाइन भी आपको पैसा नहीं देगी। तो जो हम करेंगे अपने अपलाइन के साथ वही मिलेगा हमारी डाउनलाइन से हमारे को भी। तो आपको एक एक पैसे का हिसाब क्लियर रखना है। मेरे से कोई बोलेगा 10 बार, 2-3 बार मैंने किसी को फ्री में दे दिया, चौथी बार भी मेरे को कोई पैसा लाकर नहीं देगा, तो मैं क्या करूँगी अगली बार? नहीं, मेरे पास तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हर बंदा, ये मेंटल एक वो है, ये मेरे साथ नहीं है, हर अपलाइन के साथ ऐसा होगा कि हर बंदा उसके साथ काम करना चाहेगा जो सिस्टम से चलेगा। तो इन चीज़ का, हाँ, अगर आपकी कोई मजबूरी है, आपके पास पैसा नहीं है और आपकी अपलाइन आपको मन से गिफ्ट में देती है, तो आप उसको ज़रूर लो। ये नहीं कि तब भी मैं तो पैसे दूंगा, वो बात अलग हो जाती है। लेकिन आपने अपलाइन से मांग के लिया और उसको पेमेंट नहीं करी, चाहे 7 रुपये का एक लीफलेट है वो भी ले रहे हो ना, तो 7 रुपये भी देना दोस्तों। और इसका एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताना चाहूँगी। ओखला में जौहरी फार्म में मैं पहले बहुत ज़्यादा, मेरा वहाँ पे नेटवर्क था, वहाँ मैं मीटिंग करती थी। वहाँ पे एक ना मोमडन लेडी थी, तो मैं उनको ना पकड़ाने गई थी। एक फेस प्राइमर करके उनको दिया था। वो आता था उस समय 451 रुपीज़ का, उन्होंने मेरे को 450 रुपये दे दिए और प्राइमर मेरे से ले लिया। 1 रुपया रह गया था, कह रही रुक जा मैं लेकर आ रही हूँ 1 रुपया। मतलब मैं गेट पे थी, मेरे को मीटिंग के लिए निकलना था, तो मैंने फटाफट से बोला कि आप मेरे को यहीं पे पेमेंट पकड़ा दो। तो उन्होंने 450 रुपीज़ दिए, प्राइमर लिया, 1 रुपया रह गया और कहती कि मैं अभी आती हूँ। तो मैंने क्या बोला, यार 1 रुपया है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 रुपये में क्या है। तो वो कहती तो रुक जा एक बारी।
मैं रुकी, गेट पे खड़ी रही। 1 मिनट 2 मिनट बाद वो निकल के आई, उन्होंने 1 रुपया मेरे को दिया। मैंने कहा अरे क्या हो गया, 1 रुपया दे देते। कह रही बेटा एक बात सुन। मैंने कहा हाँ जी। कहती कि आज मैं तेरे को 1 रुपया देने लायक मेरे पास ये 1 रुपया है तो सही, लेकिन जब मैं अल्लाह के पास ऊपर जाऊंगी ना, तो उस समय मेरे पास ये 1 रुपया भी नहीं होगा तेरे हिसाब को चुकता करने का। तो वो अल्लाह जो है ना, वो 1 रुपये का हिसाब दूसरे तरीके से लेगा। और मेरी ना रोंगटे खड़े हो गए थे ये बात सुन के। मैंने कहा यार कितनी सही बात इन्होंने बोल दी। मतलब हमें एक भी पैसे का अगर किसी पे हमारी उधारी है या हिसाब है तो हमें देना चाहिए। अगर हम आज नहीं दे पा रहे हैं किसी कारणवश, तो हमें कुछ टाइम के बाद उसको पैसों का क्लियर करना चाहिए, क्योंकि सच बात है कि ऊपर जाके भगवान तो हमसे हिसाब किताब लेगा, और उस समय हमारे पास पैसा नहीं होगा, वहाँ हमारे पास कैश नहीं चलेगा, वहाँ तो कुछ और तरीके से ही निकाला जाएगा। तो मतलब मेरे को इतनी सही लगी। और मतलब पैसों के मामलों में अगर हम एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेंगे, 1-1 रुपये का अगर हम हिसाब रखेंगे ना, तो हमारी डीलिंग और पब्लिक डीलिंग और हमारे साथ लोग मतलब बहुत शानदार तरीके से हमारा बिजनेस होगा। ठीक है ना। तो प्रोडक्ट के मामले में, पैसों के मामले में हमें स्ट्रांग रहना है। और ईगो, बहुत सी बार क्या होता है कि हम किसी एमवे वाले बंदे को हमारे साथ ज्वाइन करा रहे होते हैं, या ओरिफ्लेम, या बहुत सी कंपनीज मार्केट में है जो बहुत अच्छी चल रही है और बहुत अच्छी कंपनीज है। हम उसके किसी लीडर को या उसके किसी बंदे को ज्वाइन कराने जाते हैं, हम सीधा छूटते क्या बोलते हैं, एमवे वो तो बड़ी ख़राब है, उसमें तो ना इतने महंगे प्रोडक्ट होते हैं, कौन लेगा। अब आप एक बात बताओ, जो 10 साल से या 5 साल से किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ऑलरेडी एसोसिएटेड है, वो भी तो उस कंपनी से प्यार करता होगा। और हम क्या करते हैं कि एकदम से जाके उसकी कंपनी को बुरा बताने लग जाते हैं, हम उसकी ईगो को हर्ट कर देते हैं। और जब आप उनकी ईगो को हर्ट करोगे तो आपको लगता है वो आपके साथ बिजनेस में आएगा, कभी नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, उनकी ईगो को बनाए रखना है और फिर बिजनेस के बारे में बताना है। कैसे बताना है, एमवे ओरिफ्लेम वाला अगर हमें कोई मिले, या मार्केट में और कंपनीज है उनका कोई मिले, तो हमें पहले 4 तारीफ उनकी कंपनी की करनी है। एमवे वो तो बहुत ही अच्छा है, उसकी तो एजुकेशन लाजवाब है, कितने लोगों ने एमवे से बहुत कुछ सीखा है, ट्रेनिंग्स बहुत अच्छा देता है, वेल के सप्लीमेंट्स बहुत अच्छे हैं, एमवे तो बहुत अच्छा है, बहुत पुराना और बहुत अच्छी कंपनी है। लेकिन भाभी अगर बात करूँ बिजनेस की, तो एमवे बहुत अच्छा है, मैं खुद तो ले पाऊंगी, लेकिन अगर मेरे को आगे लोगों को देना है तो हर कोई ना अफोर्ड नहीं कर पाता, क्योंकि उसके रेट थोड़े से ज़्यादा होते हैं। प्रोडक्ट नो डाउट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन रेट थोड़े ज़्यादा होते हैं। पर भाभी अगर यही बात मैं आपको हमारी कंपनी की बताऊँ, तो हमारी कंपनी में क्या है ना कि बहुत अच्छे आपको प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिलते हैं और बहुत रीज़नेबल कॉस्ट पे मिलते हैं। प्रोडक्ट क्वालिटी यहाँ भी बहुत अच्छी है, लेकिन कॉस्ट भी इतनी रीज़नेबल है कि हम आगे बिजनेस भी कर पाएंगे। तो भाभी एक बार आप करके देखिए। तो जब हम इस तरीके से अपनी बात को रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या होगा, सामने वाला हमारी बात को सुनेगा, क्योंकि हमने सीधा ही जाकर उसकी ईगो पे हथौड़ा नहीं मारा, हमने उसकी कंपनी को और उसके चीज को अच्छा बताया। ओरिफ्लेम वो तो बहुत अच्छी कंपनी है, उसके तो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, कॉस्मेटिक के तो कितने लोग उसके खरीदते हैं प्रोडक्ट। लेकिन ये है ना भाभी कि हर बार अब हर कोई हर महीने लिपस्टिक तो नहीं ले सकता ना, अब वहाँ पे तो हमारी ज़्यादातर रेंज तो कॉस्मेटिक की है। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉस्मेटिक के साथ हमारी 4, 5, 6 हमारे पास तो 10 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट है, 11 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर क्या है ना, रेंज ज़्यादा बड़ी है तो बिजनेस बहुत अच्छे से हो सकता है। ठीक है, तो हम ऐसे करके उनको अपने साथ ला सकते हैं। लेकिन हम सीधा जाकर किसी की ईगो को हर्ट करेंगे, आज हमारे साथ कोई नहीं जुड़ रहा तो हम क्या बोल देते हैं, तू तो बेकार है, तेरे बस की तो कुछ नहीं है, तू तो लाइफ में, आज ही उसने मना किया, आज ही हमने उसके साथ टर्म्स इतने ख़राब कर लिए ईगो के हर्ट करके कि बस अब तो आगे भी कभी वो हमारे साथ जो मोदी केयर वो जुड़ना भी चाहेगा ना, तो हमारा नंबर नहीं निकालेगा, कभी किसी और से ही जुड़ेगा, क्योंकि हमने पहले उससे टर्म्स इतने ख़राब कर दिए। अगर आज आपके साथ कोई नहीं भी जुड़ रहा तो बुरा मत मानिए और ना उनके मुँह पर बुरा बोल कर आइए। हो सकता है आने वाले 6 महीने में अगर आप उनको फिर से फॉलो अप करो तो वो आपके साथ जुड़ जाए। लेकिन अगर पहले ही आपने कहानी ख़राब कर दी, उनको उल्टा सीधा बोल के, उनकी ईगो को हर्ट करके, तो फिर बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो ईगो हर्ट नहीं करना, बहुत प्यार से आपको अपनी चीज़ को उन तक रिप्रेजेंट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ में एक चीज़ और आती है, ये थे हमारे 3 कार्डिनल रूल्स। अगर हम इसका ध्यान रखेंगे तो हमें बिजनेस में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैंने बहुत ध्यान रखा और मेरी सारी टीम बहुत ध्यान रखती है, और हमने इस चीज़ को अपनी अपलाइन से लिया। और बहुत से लोग लीडर्स यहाँ पर ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से कार्डिनल रूल्स को फॉलो करते हैं, और वही है उनकी सफलता का राज। और अब दोस्तों मैं बात करूँगी 4 की। 4 होता है 4 T's। 4 T में सबसे पहला टी जो आता है वो होते हैं टूल्स। इस बिजनेस के अंदर अगर हमें आगे बढ़ना है, आपको मेरे पीछे एक दीवार दिख रही होगी, दीवार दिख रही है। अगर इस दीवार पे मैं कील लूं और हाथ से ठोकने लगूं कील को, तो क्या होगा, मेरे हाथ में से खून निकलने लगेगा। ठीक है,
लेकिन अगर मैं यहाँ पर कील ठोकने के लिए एक हथौड़ा ले आऊँ तो बहुत ईजिली कील ठुक जाएगी। लेकिन जब हम फील्ड में जाते हैं बिजनेस करने और हाथ से कील को ठोकने की कोशिश करते हैं तो हमारे हाथ से खून निकल जाता है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है दोस्तों कि अगर हम कहीं पर मीटिंग और ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, किसी के पास मीटिंग दिखाने जा रहे हैं और हथौड़ा लेकर नहीं गए तो कील कभी नहीं ठुकेगी। हथौड़ा है हमारी डेमो किट, हथौड़ा है हमारी वो 7 रुपये का जो लीफलेट आता है जिसमें प्रोडक्ट होते हैं, हथौड़ा है कनेक्ट मैगजीन, हथौड़ा है जो हमारे अपलाइंस ने हमारे लिए शानदार टूल्स क्रिएट किए हैं, वो है हमारा हथौड़ा। उस हथौड़े को लेके जाओगे तो कील ठुक जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर आपको 100% आगे वाले से रिस्पॉन्स चाहिए तो आपको टूल्स आपके पास हमेशा होने चाहिए, आपके औजार हमेशा आपके साथ में होने चाहिए। तो बहुत ज़्यादा काम करते हैं ये टूल्स हमारे लिए। आपके पास हमेशा सॉफ्ट कॉपी आपके फ़ोन में होनी चाहिए, ई कैटलॉग्स होनी चाहिए आपके पास, जो हमारी कैटलॉग्स हैं वो सारी आपके पास, कनेक्ट, ये सब चीज़ें जो है ना, हमारी आरोग्य बुकलेट है, ये सारी चीज़ें आपके पास PDF में होनी चाहिए और इसकी हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ताकि जब आपके पास कोई बंदा जिसको आपने प्लान डेमो दिखाया उसको आप देकर आ सको, उसके पास वो लीफलेट और टूल को छोड़ के आ सको। वो आपको फॉलोअप में भी बहुत हेल्प करेगा। आज वो ऑर्डर नहीं दे रहा लेकिन 48 आवर्स के अंदर अंदर आप दोबारा उनके पास जा सकते हो और बोल सकते हो वो मैंने आपको वो किताब दी थी ना, वो मेरे पास एक ही बची है और मेरे को अगले वाले को देनी है, बहुत डिमांड है इस किताब की। और इससे आप उस बंदे का ऑर्डर भी बात बात में निकलवा के ला सकते हो। लेकिन टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। टूल्स के साथ साथ जो अगली चीज़ हमारे इस बिजनेस में आती है वो आती है ट्रेनिंग्स। अब हमारे पास टूल्स भी है, हमारे पास डेमो किट भी है, हमें जाना भी है लोगों के पास, लेकिन हमारे पास नॉलेज ही नहीं है, हमें प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है। किसी के पेट में प्रॉब्लम थी, उनको पेट में इंडाइजेशन की प्रॉब्लम थी और हमारे पास कोई बहुत अच्छा सप्लीमेंट था जो उनका डाइजेशन ठीक कर सकता था, लेकिन हमें नॉलेज नहीं थी और हम उनको कुछ और देकर आ गए। इंडाइजेशन वाली दिक्कत थी और हमने उनको ऐसी चीज़ सप्लीमेंट दे दिया जो BP को और शुगर को ठीक करता है, तो क्या होगा? उनको उतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं उस प्रोडक्ट का और फिर वो कहेंगे बेकार है मोदी केयर। तो सीखना तो पड़ेगा कि इंडाइजेशन है तो क्या सप्लीमेंट देना है, अगर किसी को BP है तो क्या सप्लीमेंट हम दे सकते हैं, अगर किसी को शुगर है तो क्या सप्लीमेंट दे सकते हैं, अगर किसी के बाल झड़ते हैं तो उसमें हम कौन सा शैम्पू दें, कहाँ से पता चलेगा? जब आप ट्रेनिंग्स में जाओगे तो आप सीख कर आओगे। ट्रेनिंग्स हमारी 2 होती है, एक होती है बिजनेस ट्रेनिंग और एक होती है प्रोडक्ट ट्रेनिंग। जब हम इन दोनों में मास्टर हो जाते हैं ना तो हम चलते फिरते प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। प्रोडक्ट को सेल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ट्रेनिंग लो, इतनी नॉलेज गेन कर लो कि कोई हमें सामने दिखा नहीं और उसको हमने प्रोडक्ट दिया नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे को सारी नॉलेज है। पिंपल्स हैं किसी के, कैसे ठीक करोगे, कैसे बताओगे जब ट्रेनिंग नहीं लोगे? तो ट्रेनिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी कंपनी ने इतने अच्छे वेल के सर्टिफाइड कोर्सेज भी करवा रही है, ऑनलाइन जाकर आप वहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, हेल्थ का पूरी ट्रेनिंग है। मतलब इतना कुछ हमारी कंपनी की मैनेजमेंट जो है वो इतना कुछ हम लोगों के लिए करती है, ट्रेनिंग्स देती है हमें। तो उन ट्रेनिंग्स को लीजिए, उसका पूरा फ़ायदा उठाइए, उसको नॉलेज को गेन करिए और फिर फील्ड में जाकर जब आप उससे लोगों को ठीक करेंगे ना, या लोगों को उससे अच्छे रिजल्ट मिलने लगे तो वो आपको दुआएं देंगे और थैंक यू बोलेंगे। और वो तभी होगा जब आप ट्रेनिंग्स को अटेंड करेंगे। और बिजनेस ट्रेनिंग भी ज़रूरी है ताकि हम अपनी टीम में भी बिजनेस की अच्छे से अवेयरनेस क्रिएट कर पाएँ, ठीक है फ्रेंड्स। और अगली चीज़ जो हमारी आती है वो आता है टारगेट्स। हम बहुत होशियार होते हैं, हम अपनी अपलाइन से कमिटमेंट कर देते हैं कि इस महीने तो हम डायरेक्टर पक्का करेंगे, इस महीने तो हम 16% पक्का करेंगे। लेकिन जैसे ही क्लोजिंग की डेट आती है, 30 तारीख 31 तारीख आती है, हम अपनी अपलाइन का फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। जो टारगेट आप ले रहे हैं उसको आपको अचीव करने के लिए जी जान लगाना होता है। ये नहीं कि देख लेंगे ना छोड़ कौन कर रहा है, बाद में अपलाइन का फ़ोन नहीं उठाएंगे, कौन कुछ कह रहा है। अपलाइन किसके लिए बोल रही है? टारगेट्स के लिए, आपके लिए बोल रही है। वो चाहती है कि आपकी जो बिज़नेस है वो, ठीक है उनका बिज़नेस भी आपके बिज़नेस पे डिपेंड है, लेकिन आप ये सोचो कि आप नहीं करोगे तो अपलाइन के पास और 10 लेग नहीं खड़ी, क्या उनके पास और 4 लेग नहीं है? तो टारगेट्स क्या है? अपने लिए टारगेट्स को लीजिए। हर महीने अगर आप 16 पे है तो 19 की तैयारी करो, 19 पे है तो डायरेक्टर है तो सीनियर डायरेक्टर। हर महीने एक लेवल को सेट करो और उसके लिए उस हिसाब से काम करो, तभी ग्रोथ आएगी। पढ़े हुए हैं सीनियर डायरेक्टर, 2 साल हो गए, सीनियर डायरेक्टर का लेवल पता नहीं कब पार होगा, पता ही नहीं है, ना टारगेट लिया, ना उस पर काम किया, ना कुछ हुआ। अच्छा, अब मुश्किल लगता है डायरेक्टर बनना है भाई, हमें तो 1,60,000 पॉइंट या इतने पॉइंट करने पड़ेंगे।
अगर हम ये सोचते हैं 1,62,000 पॉइंट हम कैसे करेंगे, बहुत मुश्किल लगता है, तो टारगेट अपना मत बनाओ, टारगेट अपनी टीम का फिक्स करा दो। अगर हम अपनी टीम में 5 लोगों को 13% करवा देंगे तो हमारा तो वैसे ही डायरेक्टर हो गया। हम क्या सोचते हैं, हमें डायरेक्टर करना है, हमें डायरेक्टर करना है, हमें डायरेक्टर करना है, हम ना उसको हवा बना देते हैं। हमें डायरेक्टर नहीं बनना, हमें अपनी टीम में 5 लोगों को के पीछे लग जाना है। भाई 13 इस महीने मुझे डायरेक्टर चाहिए, 13% चाहिए, 13% चाहिए, सबका 13% का पीछे पड़ जाओ। 13% सबके आप पीछे पड़े, 3 ने भी 13% कर दिया, 2 ने नहीं करा, आप नहीं बने डायरेक्टर, अगले महीने बन जाओगे, बाकी 2 भी कर लेंगे धीरे धीरे, लेकिन बनोगे तो सही जब टारगेट अपने दिमाग में रखोगे। अपलाइन का फ़ोन ना उठाना या क्लोजिंग के टाइम पे अपने टारगेट को अचीव ना करना, वो कोई सोल्यूशन नहीं है। टारगेट को अचीव करेंगे तभी। अगला महीना हम सोचते हैं अगले महीने कर लेंगे, दोस्तों अगला महीना कभी नहीं आएगा ज़िंदगी में। अगला जो करना है आज करना है, सिर्फ एक दिन काम कर लेना, और किस दिन करना, आज करना, ना कल करना, बीते हुए कल में, ना आने वाले कल में करना, आज कर लेना। तो टारगेट सेट कीजिए और टारगेट्स को अचीव कीजिए। और अपना टारगेट हो सकता है मुश्किल लगे, अगर आपको 16% पे जाना है तो आप देखिए कि आपको 2 अपनी टीम में 13% निकालने पड़ेंगे। अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो 5-13%, ऐसे करके अपनी टीम के टारगेट्स फिक्स कराइए। एनरोलमेंट रिपोर्ट मिलती है हमारी ऐप में भी, हम अपने पॉइंट्स को, अपने डायरेक्ट लैग के पॉइंट्स को चेक कर सकते हैं। महीने के महीने उन्हें लिखे, उन पॉइंट्स को चेक करें, देखिए कि पहले में और अब में ग्रोथ में कितना फ़र्क है। तो जब टारगेट ओरिएंटेड हमारा बिजनेस होगा तो वो धीरे धीरे अल्टीमेटली अपने आप बढ़ जाएगा। और जब क्लोजिंग का टाइम होता है और हमारा कोई टारगेट रह लेता है तो बहुत से लोग ना हिम्मत हार के बैठ जाते हैं। उस समय कॉलिंग करो, एनरोलमेंट रिपोर्ट निकाल के देखो, हो सकता है आपका कोई बंदा 16% पे आने के लिए 2000 पॉइंट से कम है, आपने देखा ही नहीं, उसे बताया ही नहीं। कोई 13 पे है, वो 3000 पॉइंट से कम है। ऐसे करते करते आपका भी लेवल जंप हो सकता था, लेकिन आपने हिम्मत ही हार ली। कहाँ होगा, अब तो 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में ही तो सबसे ज़्यादा काम होता है। बिजली के बिल की आपने कभी देखा है, बिजली का बिल का ऑफिस पूरे महीने खाली रहता है, लेकिन जो लास्ट डेट होती है ना बिल भरने की, लाइनें लगी होती हैं, वही हमारे बिजनेस के अंदर होता है कि पूरे महीने चाहे हम काम करें ना करें, लास्ट के 2 दिन बहुत तेज़ी से खिंच जाता है हमारा बिजनेस। तो आपको क्या करना है, बिजनेस को बहुत अच्छे से टारगेट ओरिएंटेड लेकर जाना है, जिससे आपका काम बढ़ता जाएगा। और हम लोगों ने भी यही किया कि अपने टारगेट फिक्स करें, जिससे हमारा टारगेट आज खत्म हो गया है, क्योंकि जीबीडी जो होता है वो लास्ट लेवल होता है, वो तो हमने अचीव कर ही लिया है। बाकी टारगेट इनकम को लेकर और हैं, लेकिन जो लेवल को लेकर टारगेट्स थे वो खत्म हो गए, क्योंकि इतने सारे टारगेट्स हमने अचीव कर लिए। क्योंकि हर बार, हर महीने, हर 2 महीने, 4 महीने में गोल सेट करते थे और फिर वैसे वैसे टारगेट पूरा होता गया। और कभी कभी 4 के हमें भी 6 महीने लगते थे, 8 महीने लगते थे, लेकिन हम कोशिश तो करते थे, सोचते तो थे सही उसके बारे में। तो आपको भी उसके बारे में सोचना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, हो जाएगा। और अगली जो हमारी चीज़ आती है वो है टाइम मैनेजमेंट। अगला जो हमारा चौथा टी आता है उसको बोला जाता है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट। कभी कभी लोग क्या करते हैं, एक मीटिंग करने जाते हैं, सुबह जाते हैं और शाम को वो घर आते हैं, और कितनी मीटिंग करी होती है, एक मीटिंग करी होती है। अपनी फ्रेंड के घर तो वो गए थे करने, लेकिन उसको नोनी के बारे में इतना समझा दिया, प्रोडक्ट इतने समझा दिए कि बस उसके बाद तो उसने आपको ब्लॉक पे ही डाल दिया। तो आपने ना टाइम को, और घर आके आपको गाली पड़ी कि भाई तुम तो सुबह से गए हुए हो, क्या तुम्हारा बिजनेस चल रहा है, अभी तक तुम अब इतने देर के बाद आए हो। तो हम क्या कर रहे थे जी, मीटिंग कर रहे थे, एक मीटिंग करके आए हैं। तो अगर हम ऐसा काम करेंगे तो इससे अच्छा तो हम बिजनेस ना ही करें। टाइम को मैनेज करके अगर हम दिन में, जैसे दिग्विजय जी ने बताया कि एटलीस्ट 2 मीटिंग हमें करनी ही करनी है। अगर 2 मीटिंग हम डेली की नहीं खा रहे तो खाना भी नहीं खाना चाहिए हमें। मैक्सिमम तो अब 3, 4, 5 जितनी करो, लेकिन 2 नहीं करी तो कुछ नहीं करा जिंदगी में। फिर 2 लोगों से बात जरूर करनी है, 2 लोगों से डेमो प्लान जरूर, अगर आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है तो 2 हो सकते हैं। आधे घंटे का शॉर्ट प्लान और डेमो चीज़ें सब हो सकती है, और उसके बाद आप उनके साथ कर सकते हो। लेकिन अगर हम एक ही मीटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम को ले लेंगे तो फिर उससे क्या होगा, बिजनेस हमारा खराब हो जाएगा। तो टाइम को मैनेज करके चलेंगे तो बिजनेस भी हमारा बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो बस यही कुछ चीज़ें हैं, सिंपल सी चीज़ें हैं, सिंपल से स्टेप्स है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। बस इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते जाओगे ना तो आपका बिजनेस जो है वो अल्टीमेटली खुद ही बहुत तेज़ी से बढ़ता जाएगा। और अभी जैसे बहुत सी चीज़ें मार्केट में ऐसी हो रखी हैं कि अभी बंद सा है, तो हम क्या कर सकते हैं, ज़ूम पे और यूट्यूब लाइव सेशंस हम मैक्सिमम अटेंड कर सकते हैं, और अपने टीम की 2 मीटिंग्स हम जूम पे कर सकते हैं। अभी हम जैसे बाहर नहीं निकल रहे हैं ज़्यादा, तो हम जूम पे या ऑनलाइन हम उनको अटेंड भी करवाएं, और साथ में दो लोगों से हम शेयरिंग भी कर सकते हैं। और महीने की 2 ज्वाइनिंग जो सर ने बताई वो बहुत शानदार तरीका है बिजनेस को ग्रो करने का, क्योंकि नए लोग आते रहेंगे तो बिजनेस अपने आप बढ़ता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हमारी गिनती थी वो 1 से 4 तक थी, और ये गिनती अभी आगे और जाएगी। तो अगली बार हम फिर मिलेंगे और गिनती के कुछ आपको स्टेप्स बताएंगे,
और ये गिनती जब पूरी ख़त्म हो जाएगी तो आप बहुत कुछ यहाँ से लर्न कर चुके होंगे। तो फ्रेंड्स आज इतना ही कहना चाहेंगे। अगले संडे को 3 बजे हम दोबारा यहाँ पर मिलेंगे और एक बहुत बढ़िया और शानदार से टॉपिक के साथ। और अब हम आपसे क्या चाहते हैं? विदा चाहते हैं। और बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ अपनी बातों को शेयर करके। थैंक यू सो मच। आप सब बहुत अच्छी ऑडियंस थी। अगले संडे 3 बजे हम दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट।